जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 17। अब आगे, तू होता कौन है जो इतना ज्यादा अधिकार जमा रहा है। कहा ना बहने हैं मेरे अधिकार है मेरा, लेकर जाऊंगा मैं। नहीं, अबीर की आवाज गूंजी। अगर भाई की तरह बहन बना कर ले जा रहे होते तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर न ही तुम्हारी आंखों में बहनों के लिए जो स्नेह होना चाहिए वह दिखाई दे रहा है, और न ही इन दोनों की आंखों में वह सम्मान जो एक बड़े भाई का होना चाहिए। इन दोनों की आंखों में तुम्हें देखकर एक डर और दहशत है, और तुम्हारी आंखों में इनको देखकर एक हवस। और इतना बच्चा नहीं हूं मैं, और ना ही नासमझ है ये लोग जो समझ नहीं पा रहे हो। चलिए मेरा छोड़िए, आप लोग बताएं क्या इन दोनों लड़कियों का इसके घर जाना सुरक्षित है? आपको क्या लगता है? अबीर ने बाकी लोगों की तरफ देखकर कहा तो सब ने नजरें झुका ली। मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा चेरात, अब आप जा सकते हैं। और रही बात इन दोनों की, तो पापा को जिम्मेदारी देकर गए हैं अंकल, वह संभाल लेंगे। अबीर ने कहा, पर किस रिश्ते से संभाल लेंगे? होते कौन है ये और तुम कौन होते हो जो तुम संभाल लोगे? चेरात को अपनी हार मंजूर नहीं थी। तभी त्रिपाठी अबीर के पास आकर खड़े हो गए, और अबीर ने उनकी तरफ देखा। रिश्ता नहीं है तो बन जाएगा, वैसे भी सुधाकर रिश्ता तय करके गए हैं। निमृत के साथ मेरे बेटे अबीर का रिश्ता तय है, और आप लोग चाहे तो अभी के अभी निमृत और सिमरन से पूछ सकते हो। गवाह के तौर पर हम अस्पताल के स्टाफ को भी ला सकते हैं, जिनके सामने सुधाकर ने रिश्ता तय किया था, और दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। ठीक है, रिश्ता तय है तो जब समय आएगा तब ब्याह कर देंगे, पर जब तक रिश्ता नहीं हो जाता, शादी नहीं हो जाती, तब तक आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। चैत चिढ़कर बोला, अगर हमें जिम्मेदारी लेनी है तो अधिकार भी ले लेंगे हम, त्रिपाठी ने कहा, और वही मंदिर में रखा सिंदूर उठाकर ले और अबीर के सामने कर दिया। पापा, अबीर ने उनकी तरफ देखा, अगर अपने पापा का जरा भी सम्मान करते हो, अगर तुम्हारे मन में जरा भी इस बात की परवाह हो कि तुम्हारे पापा ने अपने मरते हुए दोस्त को वचन दिया है, तो आज इनकार नहीं करना अबीर बेटा। लेकिन इनकी मर्जी। अबीर ने निम्मी की तरफ देखा। सुधाकर ने अगर जिम्मेदारी दी है तो तुम समझ सकती हो हमारा रिश्ता, और उसका मुझ पर विश्वास भी। अगर तुम्हें ऐतराज है तो बोल दो बेटा, बाकी तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। त्रिपाठी बोले तो निम्मी ने उनके कंधे से सिर टिका लिया। त्रिपाठी ने अबीर को इशारा किया तो अबीर ने गहरी सांस ली और सिंदूर उठाकर निमृत की मांग में भर दिया। ठीक है, अब रिश्ता हो गया है। आज से निमृत मेरे बेटे की पत्नी और मेरे घर की बहू हुई, और इस हिसाब से निमृत और सिमरन दोनों हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, अब इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जैसे ही सुधाकर की 13वीं हो जाएगी, पूरे विधि विधान के साथ निमृत और अबीर की शादी करवा दूंगा। आप लोग भी जरूर आइएगा। त्रिपाठी ने उन लोगों के आगे हाथ जोड़कर कहा। निमृत ने भरी आंखों से अबीर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और आंखों में भी सुनापन था। किस्मत आगे क्या क्या दिखाएंगी निमृत नहीं जानती थी, पर किस्मत के इस फैसले को वह किस तरीके से ले समझ नहीं पा रही थी। इनकार की कोई वजह नहीं थी, और वह इनकार करके अपने पापा की अंतिम इच्छा का अपमान नहीं कर सकती थी। और आगे वह कैसे इस रिश्ते को स्वीकार करें, कैसे वह अबीर को अपना पति माने, यह बात भी उसे समझ नहीं आ रही थी। आज इतना कुछ हुआ था कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। त्रिपाठी जी ने बाकी लोगों की तरफ हाथ जोड़ लिए। आप सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, मैं और अबीर अभी यहीं पर रुकेंगे। सुधाकर की सारी विधियां करने के बाद ही दोनों बच्चियों को लेकर जाएंगे। त्रिपाठी ने हाथ जोड़कर कहा तो एक एक करके सब उठने लगे। तभी निमृत का सर चकराया और वह गिरने लगी। चैत उसकी तरफ दौड़ा तो अबीर ने एकदम से हथेली सामने कर दी, और तुरंत निमृत को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और सिम्मी की तरफ देखा। गुड़िया रूम कहाँ है इनका? अबीर ने कहा तो सिमरन आगे आगे चल दी, और अबीर निमृत को लेकर उसके पीछे चला गया। त्रिपाठी जी की आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जानता हूँ सुधाकर, आसान नहीं होगा ये सफर, ना ही निमृत के लिए ना ही अबीर के लिए, पर वह वादा करता हूँ धीमे धीमे सब सही हो जाएगा, और तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ और मेरे घर में सुखी रहेगी। थोड़ा सा समय तो तुम्हें भी संयम रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा समय मुझे भी इन बच्चों को देना होगा। बाकी जिन भाग्य विधाता ने इनका भाग्य लिखा है, और जिन्होंने इन दोनों को एक रिश्ते में जोड़ा है, वही आगे भी इनका रिश्ता पार लगाएंगे। त्रिपाठी ने खुद से ही कहा, और बाकी लोगों की तरफ देखा तो सब एक एक उठकर घर उठकर चले गए। त्रिपाठी भी घर के अंदर आ गए, क्योंकि 13वीं तक अब उन्होंने यही रहने का निर्णय किया था।
निमृत अभी भी बेहोश थी। शायद सदमा, स्ट्रेस और इतनी सब कुछ बातें हुई थी। सिमरन उसके पास बैठी थी और उसके आंसू निकल रहे थे। अबीर ने लाकर उसे पानी दिया तो सिमरन ने उसकी तरफ देखा। घबराओ मत गुड़िया, किस्मत इम्तिहान लेती रहती है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत और तुम्हारी स्थिति। कुछ दिनों पहले मैं भी इस स्थिति से गुजर चुका हूँ, इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा। अबीर ने उसके बालों पर हाथ फिराकर कहा। सच में जीजा जी, सिमरन ने कहा तो अबीर की आंखें छोटी हो गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, सब सही हो जाएगा, पर प्लीज मुझे जीजा जी मत कहो। जीजा जी के अलावा भी कुछ कह सकती हो ना तुम, प्लीज, अबीर ने कहा तो सिमरन ने गर्दन हिला दी। अबीर उठकर जाने लगा तो सिमरन ने उसकी कलाई पकड़ ली। थैंक यू अबीर भैया, सिमरन ने कहा तो अबीर ने उसकी तरफ देखा। कहने को तो चैट मेरा भाई है, पर उनके साथ कभी वह सुरक्षा की भावना महसूस नहीं हुई जो एक भाई के साथ होती है। वह फीलिंग आज मुझे महसूस हुई कि अगर मेरा बड़ा भाई होता है तो शायद आपके जैसा होता, ऐसा ही केयर करने वाला, और इसके साथ मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इसलिए आपको भैया बोल दिया। अगर आपको इससे भी कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगी, सिमरन ने मासूमियत से कहा तो अबीर ने उसके सिर पर हाथ रखा। रिश्तों को नाम कोई भी दे दो,